नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमोडिटी बोर्ड रूम। आज कमोडिटी बोर्ड रूम में हम बात करेंगे सोने, चांदी और कच्चे तेल की, और इसके साथ नजर डालेंगे बेस मेटल्स के ऊपर। इस समय मिडल ईस्ट में युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है, और इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं बल्कि कच्चे तेल और सोने जैसे कमोडिटी बाजारों में भी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है, और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अगर भविष्य में ऐसे हमले दोबारा हुए तो अमेरिका ईरान और हूतियों के खिलाफ बड़ा सैन्य एक्शन लेगा। इस बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी हलचल तेज हो गई है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जिससे दुनिया भर में तेल सप्लाई और महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर सोने पर भी देखने को मिला। 2 सप्ताह की गिरावट के बाद सोना एक बार फिर से जो रिकवरी दिखा रहा था, अब फिर से फिसलता हुआ दिखाई दिया। जब भी दुनिया में युद्ध, अनसर्टेनिटी या रिस्क बढ़ता है तो निवेशक आमतौर पर सोने को सुरक्षित निवेश मानकर खरीदारी करते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मनोज जैन जी। मनोज जी, स्वागत है आपका। मनोज जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, कच्चे तेल को लेकर इस समय क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि कच्चा तेल जिस तरीके से तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, कल जैसे ही खबर आई $100 के पार पहुंच गया। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब यहां से किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? आज हालांकि विदेशी बाजारों में हल्की करेक्शन देखने को मिल रही है, WTI $92 के नीचे फिसला है, लेकिन कल एक शानदार रैली, उस रैली को देखते हुए क्या लगता है कि अब बाजारों में क्या डायरेक्शन देखने को मिलेगी? नमस्कार रूपा जी, सबसे पहले शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जब पिछले 2 सप्ताह से आपसे चर्चा हो रही थी तो हमने साफ तौर पर कहा था कि कच्चे तेल में $68 प्रति बैरल काफी अहम सपोर्ट रहेगा, और मार्केट वहां पे ग्रेजुअली 81 और उसके बाद $84 प्रति बैरल तक भी जो है जा सकता है। और हमने वहां पे कीमतों को कल $90 के भी पार निकलते हुए देखा। अगर WTI की बात करें, वहीं ब्रेंट की कीमतें $100 के पार निकलती हुई नजर आई, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में तनाव लगातार जारी था, और जो सीज फायर दोनों देशों के बीच में हुआ था वो वहां पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर की जो अंतिम क्रिया थी, उस समय हमने उस सीज फायर को टूटते हुए देखा। साथ ही यहाँ पे फिर एक बार इस सप्ताह जो, जैसा कि आपने जिक्र किया कि हूती के द्वारा जो सऊदी ऑयल टैंकर्स के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद जो यूएस के हमले हैं ईरान के ऊपर वो और तेजी से बढ़ते हुए नजर आए। पहले जो सप्लाई के कंसर्न्स थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थे, लेकिन हूती के अटैक के बाद अब यह कंसर्न्स बनते हुए नजर आए कि कहीं रेड सी भी जो है सेकंड बड़ा चौक पॉइंट ना बन जाए मध्य पूर्व में ऑयल सप्लाई को लेकर के। तो इसी के चलते हमने देखा है कि कच्चे तेल की कीमतें $100 तक पहुंचती हुई नजर आई। 6 सप्ताह के उच्च स्तर वहां देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है, चाहे चाइना हो, जापान हो या यूरोप के देश, लगातार प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इस चीज का कुछ न कुछ जो है समझौता निकल करके आना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो एनर्जी का संकट बना हुआ है उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आज सप्ताह का आखिर ट्रेडिंग सेशन है, इसलिए इतने हायर प्राइस पे अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग की रणनीति बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। इनफैक्ट अगर यहाँ लॉन्ग की पोजीशन हो तो एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी, क्योंकि कच्चा तेल अपने रेजिस्टेंस लेवल 91.40 के स्तर को ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ से आ सकती है। इसलिए एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करें, वीकेंड सेशन में कोई भी रिस्क को कैरी ना करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक वहां पे फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है। डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है, तो उसके चलते करेक्शन यहाँ पे कीमतों में आ सकता है। इसलिए एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी, और फ्रेश बाय के लिए यहाँ पे एक डिप का वेट करने की भी सलाह रहेगी। रूपा जी, ओके। मनोज जी, जैसे $100 प्रति बैरल के ऊपर अगर क्रूड टिकता है तो भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है? देखिए, ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब जब भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जाता है, और जो ट्रेड बैलेंस है वो भी वाइडन होता है, क्योंकि हमारे साफ तौर पे इंपोर्ट जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। और उसका असर हमने पिछले महीने देखा भी है कि महंगाई वहां पे सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचती हुई नजर आई। तो अगर यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतें ऊपरी स्तरों पर लंबे समय तक बनी रहती है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता का विषय होगा। ना सिर्फ उससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, बल्कि रुपया भी वहां पे और कमजोरी दिखाता हुआ नजर आएगा। कल हमने रिकॉर्ड निचले स्तर रात के सत्र में इंटरनेशनल मार्केट में रूपी में डॉलर के अगेंस्ट बनते हुए देखे, जहां हम
97 तक डॉलर के सामने फिसलते हुए नजर आए। तो अगर ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी रहती है तो फिर रुपया भी वहां पे 100 के स्तर को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित रूप से बड़ी चिंता का विषय है। तो इसलिए यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में यूएस और ईरान के जो टेंशन है वो ईज होना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। और हमारा मानना है कि यहाँ पे कुछ न कुछ प्रयास फिर एक बार होते हुए नजर आएंगे रुपये। तो मनोज जी, जैसे आपने कहा कि रुपया भी $100 के लेवल को टच कर सकता है, तो ये टारगेट्स आपको कब तक लगते हैं कि अचीव हो सकते हैं अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रही तो? देखिए, अगर ये सिचुएशन ईज नहीं होती अगले 1 से 2 वीक में और वहां पे कच्चा तेल $100 के ऊपर बना रहता है तो फिर निश्चित रूप से बड़ी चिंता का कारण होगा। और ऐसे में हो सकता है कि हम अगले 3 महीने में 100 के स्तर तक भी पहुंचते हुए देखें। तो ये काफी हद तक डिपेंड करेगा डॉलर इंडेक्स की मजबूती, फेड का मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के रुख और यहाँ पे यूएस ईरान के तनाव। अगर ये सारी चीजें बरकरार रहती है तो फिर निश्चित रूप से हम रुपये को 100 तक भी गिरते हुए देख सकते हैं। और मनोज जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी क्या लगता है कि फिर इससे बढ़ जाएंगी? बिल्कुल, यहाँ पे अभी इमीडिएट तो सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, एक बार वेट एंड वॉच करेगी। क्योंकि सरकार ने यहाँ पे जब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त आई थी तो ऑलरेडी वहाँ पे कीमतें बढ़ाई थी, उसके बाद कुछ कूल ऑफ भी आया था, लेकिन इमीडिएट वहाँ पे कोई नरमी जो है कीमतों में देखने को नहीं मिली थी। तो अभी यहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे अगले 2 से 4 सप्ताह यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे। और अगर लंबे समय तक कच्चा तेल ऊपरी स्तरों पर बना रहता है, रुपये में भी कमजोरी आती है, तो फिर निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में मनोज जी, सोने की और चांदी की चाल कैसी दिखाई देती है? क्योंकि इस समय सबसे बड़ी वजह सोने के लिए आपको क्या लगता है कि युद्ध है या फिर फेड की पॉलिसी ज्यादा अहम रोल प्ले करेगी इस समय पर? देखिए, युद्ध से ज्यादा मुख्य कारण यहाँ पे डॉलर की मजबूती और फेड का जो रोल है वो काफी अहम रहेगा सोने और चांदी की कीमतों को लेकर के। क्योंकि हमने देखा है कि युद्ध यहाँ पे एस्केलेट हुआ था, लेकिन सोना और चांदी एक रिकवरी मोड में आते हुए नजर आए थे, क्योंकि जो सेफ हेवन बाइंग है वो फिर एक बार मजबूत होती हुई नजर आई थी। साथ ही हमने देखा था कि वहां पे जो ईटीएफ के निवेशक जो हैं वो भी वहां पे फिर से एक बार सोने और चांदी की ओर लौटते हुए नजर आए थे। लेकिन हमने साथ में देखा कि वहां पे जो डॉलर इंडेक्स है वो 101 अंकों के पार निकलता हुआ नजर आया। कल हमने 1 महीने के उच्च स्तर बनते हुए देखे। जो यूएस के 2 वर्ष और 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें 17 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई। और वो ये इंडिकेट कर रही है कि वहां पे फेड का जो रुख है ब्याज दरों को लेकर के वो सख्त रह सकता है। अगले सप्ताह फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है, तो वहां पे फेड चेयरमैन का क्या इंस्टेंस रहता है महंगाई के मद्देनजर, तो वो यहाँ पे सोने और चांदी के लिए एक डायरेक्शनल होगा। अगर फेड का रुख सख्त रहता है, वो आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत देते हैं, तो फिर से हम एक बार सोने को 3,910 के जो अपने सपोर्ट्स लेवल है वहां तक गिरते हुए देख सकते हैं। चांदी की कीमतें भी $54 तक फिर एक बार गिरावट दिखा सकती है। तो अगले सप्ताह की जो फेड पॉलिसी मीटिंग है वो सोने और चांदी की कीमतों के लिए काफी अहम रहने वाली है। तो ऐसे में मनोज जी, निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी? अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, अभी सोने और चांदी में खरीदारी से बचें? देखिए, जो लंबी अवधि के निवेशक है वो इस गिरावट में एसआईपी के रूप में, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ, उनको यहाँ पे निवेश अपना जारी रखना चाहिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो इंट्राडे के लिए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए अपनी रणनीति बनाते हैं, तो एटलीस्ट उनको आज के लिए कोई भी नई पोजीशन बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि आज वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है और अगले सप्ताह फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है। तो ऐसे में अगर वहां पे कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ले जाते हैं तो वहां पे रिस्क जो है वो बनी रह सकती है। इंट्राडे के लिए वो यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं और बेहतर होगा कि वो यहाँ पे फ्यूचर के बजाय कॉल के थ्रू या पुट के थ्रू अपनी पोजीशन लें और इंट्राडे में ही पोजीशन को वहां पे स्क्वायर अप करके जाए। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक इस गिरावट में स्ट्रेगर्ड वे में निवेश कर सकते हैं और अपने निवेश को यहाँ पे जारी रख सकते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से ये मिडल ईस्ट का संकट है, इसका असर आपको क्या लगता है कि फर्टिलाइजर, एलएनजी और अदर एग्री कमोडिटीज के मार्केट्स के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देगा फिर? तो देखिए, फर्टिलाइजर के ऊपर निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सप्लाई के कंसर्न्स फिर वहां पे बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम हमारी जरूरत का मैक्सिमम जो है वो इंपोर्ट खाड़ी देशों से ही करते हैं और रशिया से करते हैं, जहां पे दोनों जगह तनाव बना हुआ है। साथ ही एलएनजी की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि हम बड़ा जो चंक है वो कतार से इंपोर्ट करते हैं और कतार में भी हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान के हमले जारी है और जो रेड सी में अटैक हुआ है उसके बाद जो अल्टरनेट रूट की हम बात कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक चोक पॉइंट बन सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे एलएनजी और फर्टिलाइजर को लेकर के एक चिंता हो सकती है। साथ ही अगर एग्रो कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में आई बढ़त का साफ तौर पर असर जो है ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल पर देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि सीबीओटी सोयाबीन जो वायदा है वो
फ्रेश 52 वीक हाईस पर पहुंचता हुआ नजर आया। खाने के तेलों में बढ़त देखने को मिली है। साथ ही सप्लाई की चिंता को लेकर के हमने वीट की कीमतों में भी बढ़ोतरी आते हुए देखी और वहां पे यूएस जो वायदा है वो भी 1 साल के उच्च स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में खाने पीने की जो वस्तुएं हैं निश्चित रूप से वहां पे सप्लाई के कंसर्न्स के चलते उनके जो कीमतें हैं वो प्रभावित हो सकती है और वहां पे वो महंगाई को भी एक बार बढ़ाती हुई नजर आएगी रूपा। ओके। और ऐसे में मनोज जी, बेस मेटल क्या लगता है आपको सेफर साइड हो सकते हैं, क्योंकि इस समय पर जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बेस मेटल भी फिलहाल गिरावट में ही कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या बेस मेटल्स को लेकर रणनीति होनी चाहिए? देखिए, बेस मेटल्स में पिछले 2 वीक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। कॉपर की कीमतें हमने 1340 तक जाते हुए देखी। एल्यूमिनियम की कीमतें भी लगभग 350 के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आई। जिंक हमने 384 85 तक जाते हुए देखा। तो सारे बेस मेटल्स में अच्छी रिकवरी थी। अब यहाँ पे वीकेंड सेशन है, डॉलर की मजबूती है, नेक्स्ट वीक फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, तो इन सभी चीजों के मद्देनजर हम एक मुनाफा वसूली देख रहे हैं। लेकिन ब्रॉडली बेस मेटल एक रेंज में ही है। हमारा मानना है कि कॉपर में फिर एक बार 1289 जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है वो कॉपर होल्ड कर सकता है। तो अगर कोई रणनीति बनानी है तो और थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। 1289 के आसपास अगर कीमतें आती है तो वहां फिर से एक बार फ्रेश लॉन्ग की रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो यहाँ पे कीमतें 384 के अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करके एक बार मुनाफा वसूली दिखा रही है। तो यहाँ पे फ्रेश बाय के लिए थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। एल्यूमिनियम ओवरऑल बेस मेटल पैक में बढ़िया लगता है क्योंकि यहाँ पे स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और जो मध्य पूर्व में तनाव है उसका भी फायदा इस कमोडिटी को है। तो अगर ओवरऑल बेस मेटल पैक में कोई रणनीति बनानी हो तो एल्यूमिनियम में 343 के स्तर पर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है 339 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य वहां पे 349 तक के रखे जा सकते हैं। ओके। तो ऐसे में ओवरऑल अगर पैक में हम देखें तो मनोज जी क्या लगता है कि नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ऐसी कमोडिटी जिसमें आज पोजीशन बना लें नेक्स्ट वीक, जैसे कि आपने बताया कि बड़े अहम ट्रिगर्स आने वाले हैं, या फिर पूरा वेट करें, अभी थोड़ा सा बाइंग को अवॉइड करें? देखिए, आज यहाँ पे अगर बेस मेटल पैक में या ओवरऑल नॉन एग्री पैक में कोई रणनीति बनानी हो तो एल्यूमिनियम में अगर थोड़ा डिप आता है 343 के आसपास तो वो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फेवरेबल रहेगा। 339 का वहां पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और लक्ष्य वहां पे ऊपर में 349 के रखना चाहिए। दूसरा, सिल्वर का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है अगर 2,18,000 के आसपास मिलता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे फिर एक बार जो है बाइंग की जा सकती है 2,13,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से। नेक्स्ट वीक के लिए फिर एक बार लक्ष्य वहां पे 2,24,000 से 2,25,000 तक के रखे जा सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से सिल्वर और एल्यूमिनियम बेहतर कमोडिटी लगती है नॉन एग्री पे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आपने सुना मनोज जी को, जिनका साफ कहना था कि अभी सोना, चांदी और कच्चे तेल में वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखना चाहिए और एल्यूमिनियम में आप एक अपनी रणनीति बनाकर चल सकते हैं, निचले स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपको एक मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी सभी कमोडिटीज़ के अंदर फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। कल जो खबरें निकल कर आई थी देर शाम, उसके बाद हमने कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा आते हुए देखा, लेकिन आज बाजार ऊपरी स्तरों से हल्की गिरावट जरूर दिखा रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट वीक बड़े अहम ट्रिगर हैं, फेड की मीटिंग है और उसके बयान निकल कर आएंगे। वहां से ही कुछ क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि महंगाई को लेकर आगे फेड किस तरीके का रुख अपनाता है। उसके ऊपर सोने, चांदी और कच्चे तेल की दिशा काफी हद तक डिपेंड करेगी। तो आपको बता दें कि फिलहाल मिडल ईस्ट में युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। पहले हॉर्मुज और अब लाल सागर भी तनाव की चपेट में है। ऐसे में सवाल है कि क्या दुनिया के तेल सप्लाई पर दोहरा संकट मंडरा रहा है और क्या कच्चे तेल की कीमतें अब और तेजी से बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस समय यमन के हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर में 2 सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है और इसके साथ ही हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी का भी ऐलान किया है। इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी दी है और ट्रंप ने कहा है कि अगर इस तरह के हमले दोबारा हुए तो ईरान और हूतियों को बड़ा सैन्य दंड भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि हूती विद्रोही ईरान के समर्थन से काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी किसी भी कार्रवाई के लिए ईरान को जिम्मेदार माना जाएगा। उधर इस बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी तुरंत दिखाई दिया और ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जो कई महीनों का सबसे ऊपरी स्तर माना जा रहा है। ऐसे में यदि हॉर्मुज के साथ साथ लाल सागर में भी जहाजों की आवाजाही अगर प्रभावित होती है तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि विदेशी बाजारों में तेल की कीमतों को लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं। इधर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव भी लगातार बढ़ रहा है
और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका सेना ने ईरान में लगातार हवाई हमले भी किए हैं, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की चेतावनियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी देश की संपत्ति जब्त करने जैसी बातें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरनाक मिसाल साबित हो सकती हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसका सीधा असर कच्चे तेल, LNG, फर्टिलाइजर, शिपिंग कॉस्ट और वैश्विक महंगाई पर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी ये स्थिति काफी चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि अब दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले दिनों में ये तनाव बातचीत से कम होगा या फिर मिडल ईस्ट का ये संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ी चुनौती बन जाएगा। चलिए अब आपको बता दें कि सोने में भी उम्मीद की जा रही है कि फिर से एक बार तेजी लौट सकती है, लेकिन फिलहाल मिडल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच निवेशकों का रुख एक बार फिर से सोने की ओर जो बढ़ता दिखाई दे रहा था, आज बाजारों में हल्की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और ब्याज दरों को लेकर बड़ी उम्मीदें सोने की तेजी पर ब्रेक लगाने की कोशिश में पूरी तरह से हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके ये सब हफ्ता सोने के लिए पॉजिटिव रहा था। करीब 2 सप्ताह की लगातार गिरावट के बाद सोने में पहली बार हमने साप्ताहिक रूप से बढ़त देखी थी, लेकिन अब फिर से जो तनाव गहराया है और सोना $4030 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सोना 4000 के लेवल को ब्रेक करता है और अगर मिडल ईस्ट में ये तनाव गहराता है तो सोने की कीमतें $3910 तक नीचे फिसलती हुई दिखाई दे सकती हैं और चांदी में भी गिरावट गहरा सकती है और $55 तक चांदी के $55 से $54 के लेवल्स चांदी की तरफ भी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हालांकि अभी नज़र जो है अमेरिका से आए मजबूत रोजगार आंकड़ों ने इस तस्वीर को थोड़ा बदला जरूर था। आपको बता दें कि बेरोजगारी दावों की संख्या घटकर 1,87,000 पर आ गई थी अमेरिका में, जो कई दशकों का सबसे निचला स्तर माना गया। मजबूत रोजगार आंकड़ों के बाद अब बाजार में ये उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अगले कुछ समय तक ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है। फिलहाल बाजार लगभग 34% संभावना जता रहा है कि अगली फेड बैठक में 25 बेसिस पॉइंट की दर से बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जानकारों का कहना है कि एक तरफ भू जियोपॉलिटिकल तनाव सोने को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दे सकता है, जबकि दूसरी तरफ ऊंची ब्याज दरों की उम्मीदें इसकी तेजी को सीमित भी कर सकती हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो एक सीमित दायरे में सोने की चाल कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अगले हफ्ते होने वाली फेड की मीटिंग के ऊपर ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर युद्ध और बढ़ा तो सोने में सुरक्षित निवेश की मांग भी बढ़ सकती है और वहीं यदि फेड सख्त रुख अपनाएगा तो सोने पर दबाव भी देखने को मिल सकता है और इसका सीधा सीधा असर हम चांदी की कीमतों पर भी आते हुए देख सकते हैं। तो यानी सोने और चांदी में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ऐसे में इन्वेस्टर्स को और जितने भी निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको एक्सपर्ट्स की तरफ से यही सलाह दी जा रही है कि फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, फ्रेश पोजीशन लेने से बचें और जिन्होंने निचले स्तरों पर पोजीशनें ली थी वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या अपनी स्टैगर्ड बाइंग जो है वो धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि रुपए की कमजोरी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और अगर यही सिचुएशन बनी रही तो आने वाले दिनों में रुपया भी $100 के लेवल को छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहरहाल कमोडिटी बोर्ड रूम में और इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।